आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगातार आज सुबह से देखते हुए चले आ रहे हैं और मेरे ठीक पीछे उनकी तस्वीरों का यह एल्बम भी है जो आज सुबह सुबह चीन के तियानजिन शहर में रिलीज हुआ है। तो कहीं खुशी और कहीं गम जैसा माहौल बन गया। आपके सामने पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के बीच शानदार केमिस्ट्री बयां करती एक खास तस्वीर भी है जिसे हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट और खतरे में चौधराहट का इशारा भी मान सकते हैं। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आज अंकल सैम बहुत ज्यादा बेचैन होंगे। अब वो वीडियो भी देखिए जो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी और बहुत बड़ा संदेश आज लेकर आई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे का हाथ थामे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां पहले से मेजबान जिनपिंग दोनों का इंतजार कर रहे थे। वीडियो में सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी दाहिनी ओर राष्ट्रपति पुतिन, जबकि बाईं तरफ जिनपिंग हैं। तीनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद हल्के फुल्के माहौल में अच्छी बातचीत हो रही है। तीनों ही वर्ल्ड लीडर बात बात पर खूब हंसी ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बातें कहते हैं और उसके बाद देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ नेताओं की मुलाकात का ये वीडियो जो अंकल सैम को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आज बहुत ज्यादा चुभ रहा है। आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इनके, जो अनुवादक बताए जाते हैं। पूरा वीडियो तकरीबन 30 सेकंड के आसपास का है, जिसे रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे करार दिया है और तस्वीरें हैं भी वैसी। इस तिकड़ी की बातचीत खत्म हुई तो मोदी और पुतिन गुफ्तगू करते हुए उस मंच की ओर आगे बढ़े जहां पहले से ही एससीओ के बाकी नेता मौजूद थे। यहां शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। इसमें बीच में जिनपिंग खड़े थे, उनके ठीक बगल में दाहिनी ओर राष्ट्रपति पुतिन, जिनपिंग की बाईं और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिनपिंग की दाहिनी और चौथे नंबर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नजर आ रहे थे। इसके बाद एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन की औपचारिक बैठक शुरू हो गई। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद दमदार तरीके से भारत का, हिंदुस्तान का पक्ष रखा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दो टूक संदेश दिया और साफ साफ कहा कि इसके खिलाफ दोहरा रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना चीन का नाम लिए उसकी एक तरफा क्षेत्रीय परियोजनाओं के खिलाफ भी सीधा पैगाम दिया है। कहा है कि संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता भारत नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने भारत के लिहाज से एससीओ के मायने भी समझाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ की बुनियाद सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी संपर्क और अपॉर्चुनिटी यानी मौके पर टिकी हुई है। पीएम मोदी ने एससीओ देशों के लिए कनेक्टिविटी हब बनाने पर भी जोर दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने भारत की मदद से बन रही ईरान के चाबहार पोर्ट का नाम गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने एससीओ को सरकारों के दायरे से बाहर निकालकर सांस्कृतिक संवाद के मंच के रूप में भी विकसित करने की सलाह दी है। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया। एससीओ समिट से इतर आज एक और महामुलाकात हुई। यह मुलाकात दो सदाबहार और हर मौसम के साथ ही भारत और रूस के दो सबसे लोकप्रिय नेताओं के बीच हुई है। नए दौर में ये दोस्ती कितनी चट्टानी हो चली है, इसकी झलकियां चीन के तियानजिन शहर से सामने आई। उन्हें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ
ना छोड़ेंगे। यकीनन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बदलती कूटनीति के इस दौर में भी एक नायाब मिसाल है। सरकारें चाहे किसी पार्टी या गठबंधन की रही हों, भारत और रूस ने अपनी मित्रता पर कभी भी आंच नहीं आने दी। खास तौर से नरेंद्र मोदी और पुतिन के दौर में दोनों देशों की दोस्ती और पक्की हुई है। एससीओ सम्मेलन खत्म हुआ तो दोनों नेताओं को द्विपक्षीय बैठक के लिए रिट्ज कार्ल्टन होटल जाना था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बाहर निकले, उन्हें पता चला कि राष्ट्रपति पुतिन अपनी ऑरस लिमोजिन कार के साथ उनके इंतजार में हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पुतिन ने पीएम मोदी के लिए 10 मिनट तक वहां बाकायदा इंतजार भी किया। फिर दोनों एक ही कार पर सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। द्विपक्षीय बैठक से पहले कार में भी दोनों नेताओं में लंबी बातचीत हुई है। होटल पहुंचने के बाद भी मोदी और पुतिन के बीच कार के अंदर तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं कार के भीतर की हैं। जरा सोचिए, ये तस्वीरें राष्ट्रपति ट्रंप को आज कितना बेचैन कर रही होंगी। इसके बाद उनकी औपचारिक बैठक लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं की चली है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आमने सामने की बातचीत से पहले मोदी और पुतिन ने कैमरे के सामने बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाया, एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद जब दोनों मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की ओर मुड़े तो इस दौरान भी मोदी और पुतिन में एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान और समझ दिखाई दी। फिर जब बैठक शुरू हुई तो दोनों ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों जब जब मिले तब तब उन दोनों के बीच बेहद आत्मीयता नजर आई और वो आत्मीयता तमाम मीटिंग्स जो हुई हैं उसमें भी नजर आई। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चीन के तियानजिन से दर्शकों के लिए पल पल की रिपोर्ट भेजी है। उनकी नजर में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की आपसी केमिस्ट्री की अहमियत कितनी ज्यादा है और इसका ग्लोबल मैसेज क्या है, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज बेहद कॉन्फिडेंट थी। जैसे ही वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने आए तो प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़कर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया और उसके बाद वो दोनों काफी देर तक हाथ पकड़कर चलते रहे। और जब प्रेसिडेंट जी उन दोनों से मिले तो ऐसा लगा जैसे 3 पुराने यार बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में सवार होकर गए। रास्ते में भी बातचीत की और फिर बायलैटरल में अपने देशों की जो उनकी पक्ष रखना था वो भी रखा। अब ये सब जब हो रहा था तभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक बयान आया कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। हमारे दोनों लोगों के बीच में स्थायी मित्रता है। अब तक भारत को टैरिफ का किंग बताने वाले और डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिका को आज अचानक भारत के साथ दोस्ती निर्णायक कैसे लगने लगी, तो ये समझना गलत नहीं होगा कि तीर निशाने पे जाके लगी है। तो तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल तीर निशाने की तरह लगा। यही कारण रहा कि अमेरिका की ओर से इतनी तारीफ की गई। इस टाइमिंग का सबसे ज्यादा महत्व है। आज ही क्यों, वो भी उस समय जब गर्मजोशी से भरी हुई तस्वीरें सभी को, तीनों देशों के लोगों को एक दूसरे से न सिर्फ जोड़ रही थी बल्कि गौरवान्वित कर रही थी। भारत की विदेश नीति वैसे शीशे की तरह साफ है। हम विश्व मित्र हैं, पूरी दुनिया के दोस्त, लेकिन दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी भली भांति जानते हैं। ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। भारत में कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि मोदी उस देश की यात्रा पर क्यों गए जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद करता है।
तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ सम्मेलन में आने का न्योता दिया। ऐसे में इस संगठन का सदस्य होने के नाते मोदी वहां पर पहुंचे और चीन ने भी रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया। वैसे एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, चाणक्य ने कहा था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह बात अमेरिका के संदर्भ में है। हालांकि अमेरिका को हम दोस्त मानते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव दोस्त जैसा कतई नहीं है। ऐसे में जिनपिंग और मोदी के करीबी उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कल जिनपिंग और मोदी की मुलाकात ने अमेरिका को परेशान किया, तो आज मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया। इन सब के बीच आज चीन में जब मोदी पुतिन मिलने वाले थे, तभी अचानक अमेरिका नींद से जागा और भारत में उसके दूतावास की ओर से दोनों देशों की दोस्ती के तराने गाए जाने लगे। इसमें किसी को इनकार नहीं कि भारत और अमेरिका में मजबूत संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। लेकिन अब ये बात ट्रंप को कौन समझाए? काश उनको अपने दूतावास की ही बात समझ में आ जाए। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से लिखा गया कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर रोशनी डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार और उद्यमशीलता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा देती है। इस पोस्ट के साथ हैशटैग US India FWD फॉर आवर पीपल भी फॉलो करने की अपील बाकायदा की गई। इस पोस्ट के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की एक तस्वीर भी शेयर की गई। इसके साथ रूबियो के एक बयान को कोट करते हुए लिखा गया, हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की जबरदस्त क्षमता का एहसास करते हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत जैसा संप्रभु और लोकतांत्रिक देश उसके इशारे पर नहीं चल सकता। उसे भूलना यह भी नहीं चाहिए कि रूस और भारत तो पारंपरिक मित्र हैं। अगर इन दोनों के साथ चीन भी आया और ये तकड़ी सचमुच एक्शन में आ गई, तो यकीनन वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन और रूस की साझी GDP करीब $53.9 ट्रिलियन है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है। इनके पास करीब $4.7 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार भी है, जो वैश्विक मुद्रा भंडार का तकरीबन 38% है। इन तीनों की आबादी लगभग 3.1 बिलियन है, यानी दुनिया की कुल आबादी का 38%। सैनिक खर्च की बात करें तो ये तीनों देश मिलकर दुनिया के कुल रक्षा बजट का लगभग 5वां हिस्सा खर्च करते हैं, जो करीब $549 बिलियन है। इसके अलावा ये तीनों देश विश्व की ऊर्जा खपत का लगभग 35% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तीनों की अपनी अपनी ताकत भी अलग अलग है। चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, रूस ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत है और भारत की सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर ये तीनों देश साथ आ गए तो दुनिया की एक ध्रुवीय ताकत यानी अमेरिकी दबदबे का मॉडल बदलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था बन सकती है, जिससे अमेरिकी डॉलर की भी चुनौती बढ़ेगी। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नया दावा कर दिया। उनके मुताबिक भारत ने अब अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने की पेशकश की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा है, भारत अपने सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका उसे बहुत कम सामान बेचता है। यह रिश्ता पूरी तरह से एक तरफा रहा है और ये दशकों से चला आ रहा है, क्योंकि भारत ने अमेरिका पर किसी भी देश से ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। इसकी वजह से अमेरिकी कारोबारी भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। हालांकि अब भारत ने अपने टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर लेना चाहिए था, ये ट्रंप लिख रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने का दावा भी कई बार कह चुके हैं, जो पूरी तरह से झूठ है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि एक ही झूठ को 100 बार बोलो तो सच मान लिया जाता है। लेकिन फिलहाल दुनिया बदल चुकी है, राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझना होगा। उधर अमेरिका की अभी एक और हरकत दिखानी आपको बाकी है।
यह हरकत कहें या फिर साजिश। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान का हाल दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कूटनीति की दरअसल एक और खासियत होती है, इसमें कई बार विरोधी को बिना कुछ कहे सिर्फ हाव भाव से कूट दिया जाता है। एससीओ में पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर तरह से कूटे गए हैं। शहबाज जो बोलना चाहते थे वो किसी ने सुना नहीं, और पहलगाम हमले पर जिस चीज से वो बचना चाह रहे थे वो भी पीएम मोदी ने उनसे करवा ली। चीन के नाम पर पाकिस्तान कितना इतराता है, लेकिन चीन ने उसे भाव ही नहीं दिया। दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जिसमें शहबाज शरीफ की दुर्गति का पूरा दृश्य कैमरे ने कैद किया है। कूटनीति में इग्नोर करना भी एक आर्ट होता है। यह आर्ट एससीओ में शहबाज शरीफ पर इस्तेमाल किया गया। एससीओ के ग्रुप फोटो सेशन के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन शहबाज के ठीक सामने से होकर गुजरे, लेकिन दोनों ने शहबाज की ओर एक नजर भी नहीं देखा। शहबाज दर्शक की तरह वहां पर खड़े रहे। ऐसा ही जब ग्रुप फोटो के बाद शी जिनपिंग राष्ट्रपति पुतिन को लेकर आगे बढ़े और शहबाज के सामने से गुजर गए तो अचानक शहबाज खुद ही आगे लपक पड़े और पुतिन से हाथ मिला लिया। पुतिन ने हाथ तो मिलाया, लेकिन उन्होंने और जिनपिंग ने 2 सेकेंड भी वहां पर रुकना जरूरी नहीं समझा। शहबाज के इसी उतावलेपन के पूरे पाकिस्तान के लोग अब मजे लेने में लगे हुए हैं। शहबाज की इसलिए भी कुटाई हो रही है क्योंकि एससीओ में पीएम मोदी पूरे वक्त पुतिन और जिनपिंग के साथ केंद्र में रहे। कई द्विपक्षीय बैठकें भी उन्होंने की, लेकिन शहबाज ऐसे सिकुड़े रहे मानो बिन बुलाए मेहमान बनकर वहां पर पहुंचे हों। लेकिन एससीओ में पाकिस्तान को असली पंच तब पड़ा जब उसके साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और पाकिस्तान के इस निंदा पर खुद शहबाज शरीफ को भी दस्तखत करने पड़े। पहले सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों के साथ आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन 3 शब्द यानी आतंकी, सीमा पार आतंक और आतंकी प्रायोजक बोलकर साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। शहबाज बैठे सुनते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक न्यू नॉर्मल सेट कर चुके हैं। हाल ही में लाल किले से भी उन्होंने बोला है कि अब भारत आतंकियों के आकाओं और उनके सरपरस्तों में कोई अंतर नहीं करेगा, उन्हें एक ही तराजू पे तौलेगा। और अब उसी का जिक्र एससीओ के साझा बयान में है। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड को खारिज करने की बात अब एससीओ के बयान में होना और उस पर शहबाज शरीफ के भी दस्तखत होना भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। हालांकि एससीओ के बयान में आतंकवाद के हर रूप की निंदा की गई है। पाकिस्तान में हुई 2 घटनाओं को भी आतंकी घटना मानकर निंदा की गई। साझा बयान में 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की निंदा की गई, जिसमें 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया था और जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। लेकिन 11 मार्च को पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले और 21 मई को बलूचिस्तान के खुजदार में स्कूल बस पर हुए हमले की भी निंदा की गई। लेकिन एससीओ के बयान में चीन के साथ पाकिस्तान से भी लिखवाकर दस्तखत ले लेना कि आतंक पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये यकीनन भारत की बड़ी जीत है। अब आप एससीओ के साझा बयान की कुछ लाइनें देखें, जिसमें कहा गया है कि सदस्य देश बल देते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं। आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला किया जाए। आतंकी हमलों के दोषियों, आयोजकों, प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। इसी जून में भारत ने एससीओ के संयुक्त बयान पर दस्तखत से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें जाफर एक्सप्रेस हमले का तो जिक्र था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलम एक तरफ रख दी थी, लेकिन 2 महीने में ही नैरेटिव पूरी तरह से बदल दिया कि डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म के मामले में नहीं चलेगा। इसके उलट शहबाज शरीफ एससीओ का अटेंशन पाने को तरसते रह गए। शहबाज को मोदी से तवज्जो मिलना तो दूर की कौड़ी थी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी वो भाव नहीं ले पाए जिस उम्मीद में चीन के दरवाजे पर वो पहुंचे थे। शहबाज ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ही आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार, सबसे ज्यादा सताया हुआ बताकर सबकी सहानुभूति बटोरी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism. वैसे शहबाज ने सिंधु जल संधि का मसला भी उठाना चाहा, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। माहौल मोदीमय और पुतिनमय था। ऐसे में चीन की रटी रटाई तारीफें करके भी जिनपिंग का ध्यान शहबाज नहीं खींच पाए। एससीओ से इतर द्विपक्षीय बैठकें भी ले देकर 2-3 ही की, उसमें भी एक तुर्की के एर्दोगन के साथ थी। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले भी गए। बहरहाल एससीओ में पाकिस्तान की बेइज्जती की पिक्चर आपने देख ली, जो बहुत जरूरी भी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।